बड़ी दिक्कत है यार, एक दिन एक ट्रेलर आता है, उसी के साथ में उसके अगले हफ्ते आने वाला भी लीक हो जाता है। अब ऑफिशियल वाले पे बनाओ या फिर जो लीक हो गया उसके ऊपर बनाओ। फिर प्रॉब्लम यह है कि जो लीक हो गया है वो ऑफिशियली अगले हफ्ते ड्रॉप होगा, तो उसका ब्रेकडाउन तब भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि विटामिन ए, मतलब यू नो व्हाट आई मीन गाइस। तो एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर लीक्स के सिलसिले में एक चौथा ट्रेलर और टपक चुका है, जो एक्चुअली कल ही आ गया था, एंड इट एक्चुअली लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि जो ऑफिशियल ड्रॉप होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसमें हम ज्यादा चीजों को देख करके डिटेल्स अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं बस उसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो हम इस पूरी फुटेज में ऑब्जर्व कर पाते हैं, एंड ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि काफी क्वेश्चनेबल चीजें हो रही हैं यहाँ पर। ये ट्रेलर वकांडन्स पे, टैलोकन्स पे और फैंटास्टिक फोर के एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है। इसकी स्टार्टिंग में हम लोगों को शूरी और म्बाकू दिखाए जाते हैं जो कि एक डेजर्ट में चलते हुए जा रहे हैं, एंड इसके बैकग्राउंड में शूरी की आवाज आती है जो कहती है कि हर एक किंग की ड्यूटी होती है अपने लोगों को प्रिपेयर करना आफ्टर लाइफ के लिए, मतलब जो मौत के बाद जिंदगी होती है उसके लिए, और मेरी अपनी ड्यूटीज है। जिसके बाद हमको नमोरा दिखाई जाती है, नेमोर दिखाया जाता है, बाकी टैलोकन्स दिखाए जाते हैं जो पानी में ना होकर डेजर्ट में है। इनफैक्ट बहुत ही वियर्ड सी जगह है ये। लेकिन फिर हमको दिखाते हैं कि शूरी और म्बाकू जाते हैं। म्बाकू अपने आप को किंग ऑफ वकांडा की तरह इंट्रोड्यूस करता है और वो हाथ मिलाता है बेन ग्रिम से, जो कि फैंटास्टिक फोर का द थिंग है। यहाँ पर हमको वही क्लासिक रूसो ब्रदर्स वाला माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, ओ वी आर यूजिंग मेड अप नेम्स वाली चीज देखने को मिलती है, जहां पर वो ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत, एंड इट्स ऑल फन। लेकिन सबसे पहले तो म्बाकू अपने आप को किंग ऑफ वकांडा की तरह इसीलिए इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड में वही किंग बनता है। मतलब शूरी जो है वो ब्लैक पैंथर की मैंटल को टेकअप करती है और किंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्बाकू संभालता है। फिर इसके बाद शूरी और म्बाकू जो है इनके सूट्स भी थोड़े से डिफरेंट नजर आ रहे हैं। I mean, थोड़ा भी ध्यान से नोटिस करने पे समझ में आ जाता है कि इन सूट्स में टील कलर की थोड़ी बहुत हाइलाइट्स हैं। ये कलर काफी हद तक टलोकन वासियों से रिजेंबल करता है, मतलब उनका जो वाइब्रेनियम था ना उसका कलर बहुत हद तक ऐसा ही था। तो क्या इसका मतलब यह है कि नेमोर और शूरी के बीच में नहीं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो मतलब ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने आपस में मिलकर थोड़ी बहुत साठगांठ कर ली हो, जो कि हम वकांडा फॉरएवर के एंड में देखते भी हैं कि वो लोग वकांडा फॉरएवर के एंड में एक अलायंस टाइप की बना लेते हैं कि तुम हमको प्रोटेक्ट करो, तुम हमारे को टेक्नोलॉजी दो, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो वो चीज चल रही होगी और उसी के चलते मे बी टलोकन वालों ने अपना टेक इनके साथ शेयर किया और वकांडा वालों ने अपना टेक उनके साथ। अगर तुम सोच रहे हो कि वकांडा वाले कौन सा टेक शेयर कर सकते हैं, उड़ने वाले जहाज, जो कि टलोकन्स के पास नहीं है। इसके अलावा भी काफी सारा टेक है जिसके थ्रू दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और शायद इसी अलायंस की वजह से हम लोग इन दोनों के आर्मर्स में, मतलब शूरी के ब्लैक पैंथर सूट में भी और म्बाकू के आर्मर में भी ये ब्लू टील कलर के हाइलाइट्स देख रहे हैं, बिकॉज ये टलोकन की टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होके बना है। फिर जो शूरी का डायलॉग है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सबसे पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ कि हर कोई मरने मराने की बात क्यों कर रहा है। हम लोगों ने स्टीव रॉजर्स को देखा जिन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, बस चुपचाप अपने बच्चे को गोदी में लिए रहे। फिर इसके बाद थॉर जो है वो मौत की बात कर रहा है कि भाई मेरे को बस जिंदा वापस लौटा देना। इसके बाद एक्समैन वाला ट्रेलर आया, उसमें तो मैग्नीटो ने साफ साफ बोल ही दिया कि मरना तो सबको ही है। अब शूरी भी आफ्टर लाइफ की बात करे, मतलब दिस एक्चुअली मीन्स कि जितने भी हीरोज हैं जो अपने आप को अभी तक डिफेंड करते आए हैं, प्रोटेक्ट करते आए हैं, दूसरों के ऊपर अटैक भी करते आए हैं जरूरत पड़ने पे, वो सब लोग कहीं ना कहीं मौत की तैयारी कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली वो डूम्सडे मीन्स कि वो कयामत का दिन आने वाला है और ये जितने भी लोग हैं सब उसी की तैयारी में लगे हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ होंगे जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे इस पूरी चीज को रोकने की भी, लेकिन इन सारे ट्रेलर से बस यही समझ में आ रहा है कि ये लोग ऑलरेडी मान के बैठे हैं कि हमें मरना ही है। लेकिन फिर अगर बात करी जाए नेमोर और उसके पूरे किंगडम पे, तो ये सब कुछ डिफरेंट है। मतलब इसको देखकर ही तुम बता सकते हो कि ये लोग अपने ट्रेडिशनल पानी वाली जगह से बाहर निकल के अब सरफेस वर्ल्ड पे आ चुके हैं। इनफैक्ट ये पूरा डेजर्ट लग रहा है। तो ये हुआ कैसे होगा? और देखो, इस पे बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा अभी मैं, क्योंकि ये जो लीक है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत सारी डिटेल्स को अभी रिकॉग्नाइज किया जाए। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बोल रही है कि इनकर्जन की वजह से हुआ होगा। कुछ लोगों का बोलना है कि नेमोर ने खुद किया है। कई लोगों का बोलना है कि ये सब कुछ वॉइड में है, एंड जो नेमोर तुम लोग देख रहे हो वो एक्चुअली हमारा 616 वाला नहीं है, बल्कि उसका एक वेरिएंट है।
ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इसको लेकर मेरे दिमाग में एक थ्योरी है जिसको हम लोग ऑफिशियल जब डिस्कस करेंगे तब उस पर बात करी जाएगी। लेकिन तुम इतना समझ लो कि नेमोर का लुक बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो अभी तक हम लोगों ने वकांडा फॉरएवर में देखा था। उसकी ट्रेडिशनल पियर्सिंग्स, ज्वेलरी मिसिंग है, जो तुम्हें लग सकता है कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं। अगर तुम वकांडा फॉरएवर दोबारा से देखते हो तो यू माइट रियलाइज कि जिस तरह से टालोकन वालों को सेटअप किया गया ना, तो वो अपनी ज्वेलरी, अपने जेमस्टोन्स, इनको बहुत सेक्रेड कंसिडर करते हैं। कोई ना कोई सॉलिड रीजन होगा नेमोर के लिए अपना लुक चेंज करने के पीछे, और जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं तो ये लोग डेजर्ट में हैं, ये बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं। इनके पास पानी नहीं है, इनके पास अपना होम टेरिटरी, वो एनवायरनमेंट नहीं है जहां पर ये लोग रह पाते हैं। इसी वजह से इनको ये फिजिकल चेंजेस करने पड़े हैं। तो उसकी पूरी जैकेट और ये कॉमिक बुक एक्यूरेट अटायर जो उसको डूम्सडे में हमें देखने को मिलेगी, वो ऑरा से भरपूर, ये सब कुछ उसके वाटर लॉस को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम टाइम रन्स आउट जो सीक्रेट वॉर्स के पहले की कॉमिक बुक सीरीज है उसको पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि नेमोर का कितना धांसू पार्ट है उसमें। आई एम जस्ट ग्लैड कि इन लोगों ने डूम्सडे में नेमोर को इंक्लूड करने का फैसला किया, क्योंकि अगर ये लोग उसको थोड़ा बहुत भी फॉलो करके नेमोर को वही सेम आर्क देने की कोशिश करते हैं तो वी माइट एक्चुअली सी अ विलन जिसका ऑरा इतना भयानक है। इट्स लाइक मजा ही आ जाएगा भाई। तुम बस इतना समझ लो कि टाइम रन्स आउट जो सीक्रेट वॉर्स के पहले की कहानी है उसमें नेमोर क्या करता है ना, वो समझ जाता है ये एवेंजर्स, एक्समैन, इल्यूमिनेट, ये लोग मिल करके कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। जो करना है मैं खुद करूंगा, बिकॉज इनके पास उतना गूदा ही नहीं। होता क्या है कि इनकर्जन के टाइम पे दो यूनिवर्सेस एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, मतलब दो अर्थ कोलाइड करने वाली हैं। अब ये जब कोलिजन हो रहा है तो इसमें एक ही प्लैनेट सर्वाइव करेगा, और अगर आपको अपनी अर्थ बचानी है तो आपको सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिससे दूसरे प्लैनेट मतलब अर्थ, दूसरे यूनिवर्स की अर्थ को खत्म कर पाए। लेकिन जब उस वेपन को फायर करने का वक्त आता है ना, तो सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है, और तब नेमोर कहता है ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, और वो उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखने के बाद ब्लैक पैंथर, जितने भी सुपर हीरोज हैं उससे नाराज हो जाते हैं। ब्लैक पैंथर मुक्का मारता है उसके मुंह पर, और फिर नेमोर कहता है कि ठीक है, तुम लोग नहीं कर सकते, मैं करूंगा। तो वो डॉक्टर डूम के पास जाता है मदद के लिए। डॉक्टर डूम दावत पे बैठा है, उसकी बात तक नहीं सुनता, कहता है निकल लोडियन। तो वो वहां से जाता है थानोस के पास, जिसने अपना कबाल बना रखा है, जो कुछ ब्लैक ऑर्डर और उसी के विलन्स के साथ मिलकर बना हुआ है। मतलब ये फुल फ्लेजेड विलन आर्क फॉलो करना शुरू कर देता है, और काफी इंटरेस्टिंग है पूरी कहानी देखने में। अब इस नेमोर को भी वही आर्क दिया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जितना हम लोगों ने वकांडा फॉरएवर में देखा है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है, मतलब ये ग्रे शेड में रहेगा, और ऑरा है, ऑरा तो है, सूजन पगलू, ऑरा, सब चीज, मजा आएगा भाई इसको देखने में, बता रहा हूं मैं। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार बेन ग्रिम यहाँ पे क्या कर रहा है, वो वकांडा वालों के पास क्यों है, उसको नेमोर से क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये जो पूरा ट्रेलर है इसमें हमने कहीं पर भी इन सारे वकांडन्स, बेन ग्रिम, इन लोगों को नेमोर से बात करते हुए नहीं देखा। मतलब हमें नहीं पता कि लोग नेमोर से मिलने जा भी रहे या नहीं, हमें बस इस बैकग्राउंड में नेमोर दिखाया गया है, जो कि किंग्स, उनके लोग, आफ्टर लाइफ की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि नेमोर इस पूरी टीम का पार्ट हो ही ना, ये लोग शूरी के साथ मिलकर वकांडा वालों के टेक का इस्तेमाल करें और इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश करें, और नेमोर की कहानी पूरी तरह से एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पे चले। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से 616 में आए, उनकी मुलाकात न्यू एवेंजर्स से होगी, क्योंकि हम लोगों ने उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देख लिया। वो लोग जाएंगे, इनको इंटरसेप्ट करेंगे, मामला क्लियर किया जाएगा कि देखो ये परेशानी आ रही। फिर क्योंकि न्यू एवेंजर्स जो है उनके पास वो टेक्नोलॉजी, वो दिमाग, वो औकात नहीं है कि ये इनकर्जन्स, डॉक्टर डूम जैसे बड़े थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर पाए, तो वो इनको लेके जाएंगे वकांडन्स के पास में। प्लस ये जो पूरी डेजर्ट वाली शूटिंग है ना, इसके लिए लोग कुछ टाइम पहले बहरीन गए थे, और उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको इस प्रोमो में नहीं, मतलब यहाँ पे तो 3-4 ही दिखाए गए हैं। तो उसमें इन वकांडन्स और नेमोर के अलावा भी शैंग-ची, सैम विल्सन, टॉरस, ये सारे लोग हैं, तो मोस्ट लाइकली इस लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती कि आखिरकार टालोकन का किंगडम यहाँ पर क्यों है, कैसे पहुंचा, और नेमोर चाह क्या रहा है। अपने लोगों से वो इतना प्यार करता है, तो फिर वो उनको यहाँ पर लेके क्यों आया, इतनी बुरी कंडीशंस में लोगों को सरवाइव क्यों करना पड़ रहा है। या फिर बेन ग्रिम यहाँ पर अकेला है, तो फैंटास्टिक फोर के बाकी साथी कहां पर हैं, क्या वो उसके साथी में खड़े हुए इनसे बात करने के लिए, या फिर दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दूसरे यूनिवर्सेस में हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कौन सा बड़ा थ्रेट है, डूम ऐसा कौन सा बवंडर लेके आ रहा है कि इन सब की इतने फटे में है कि मौत की बातें ही नहीं छूट रही हैं। सब चीजों पे बात करेंगे एक एक करके, यही काम है भाई अपना। मिलता हूं अगले वाले में, सब्सक्राइब करो, लाइक